हाँ सर। धौलपुर जिले में अभी तक जो स्थितियां बनी हुई हैं, कुल मिला के 12 पॉजिटिव केस आए थे, जिसमें एक केस ठीक हो चुका और 2 केस नेगेटिव हैं। कुल मिला के आज की तारीख में 9 केसेज रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि कल जयपुर स्तर से जो जांच रिपोर्ट आई थी, 2 व्यक्तियों को पॉजिटिव बताया गया, जिससे थोड़ी बहुत गफलत की स्थिति रही। 4 घंटे तक बड़ा अनिश्चितता का माहौल रहा, लेकिन जब हमने मेडिकल रिकॉर्ड से इसको देखा तो उन लोगों का आना नहीं पाया गया। फिर हमने जयपुर से बात की और उसके बाद ये पता चला कि साहब यहाँ कोई केस नहीं है। मनिया थाना क्षेत्र के बोंडिया गांव, बिरजापुरा, दोनों में इस असमंजस की स्थिति में निश्चित रूप से जनता को तकलीफ हुई, लेकिन 4 घंटे के बाद जयपुर स्तर से इस बात का खुलासा हुआ कि वो दोनों व्यक्ति धौलपुर जिले के नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक जो सैंपलिंग हमारे यहाँ हुई है, उस सैंपलिंग में 1574 केसेज हैं, जिसमें 1344 की रिपोर्ट आ चुकी है। 1332 नेगेटिव पाए गए। तो सैंपलिंग का जो हमारा पैमाना है काफ़ी अच्छा रहा है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो केसेस पाए गए उसमें ज़्यादातर या सारे के सारे केसेस ट्रैवल हिस्ट्री के केस हैं, बाहर से आए थे लोग। केवल बसई नवाब के 2 केसेज हैं, जिसमें कि जो मूल संक्रमित व्यक्ति ने अपने परिवारजनों को संक्रमित किया। अन्य समस्त केसेज में किसी भी प्रकार की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है। तो ये हमारी बड़ी प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आके अपने परिवार में और आगे सबको संक्रमित करता है तो चेन बनाने पर बड़ा मुश्किल होता है। आगरा और भरतपुर की जो हमारी स्थितियां हैं बॉर्डर की, बड़ी विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं। आगरा में 455 पॉजिटिव पाए गए। धौलपुर से आगरा 40 किलोमीटर है, लेकिन खैरागढ़ और दूसरा जो एरिया है शमशाबाद वगैरह, उसकी सीमाएं हमसे इतनी मिली हुई हैं कि एक खेत से दूसरे खेत में का आगमन जो है वो इंटरस्टेट बॉर्डर के रूप में है। और वहाँ के उनके रिश्ते नाते भी हैं, व्यापारिक संबंध भी हैं, लोगों का आना जाना भी है। तो इन सब चीज़ों को बॉर्डर सील करके हमने नियंत्रित किया है। दूसरा, भरतपुर की स्थिति भी जो है खराब बनी हुई है। करीब 111 केस वहाँ पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। बसेड़ी और बयाना की बॉर्डर लगी हुई है। रात की बात यह है कि भरतपुर में नेगेटिव केस लगातार जो है होते जा रहे हैं। जो पॉजिटिव हुए थे उनकी सेकंड रिपोर्ट नेगेटिव आती जा रही है। तो ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। सबसे बड़ी चुनौती अब धौलपुर के सामने ये रह गई है कि प्रथम चरण में जिला प्रशासन ने मजबूती से अपना काम अंजाम दिया, लोगों में जागरूकता पैदा की। लोगों ने बाहर से जो लोग आए थे उनको अस्पतालों में लेके आए, उनका इलाज कराया। चेन को रोकने में हम पूर्ण रूप से सफल रहे। पहला काम तो हमने ये किया कि जो हमने 2048 स्क्रीनिंग दल बनाए थे, उसने 8.14 लाख व्यक्तियों का स्क्रीनिंग का काम कर दिया है। धौलपुर और सैंपू जहाँ जो केसेस पाए थे, कॉम्प्रिहेंसिव भी हमने उनका स्क्रीनिंग किया है और ये देखा है कि सर्दी जुकाम खांसी के कोई लक्षण तो नहीं है, हाई रिस्क कैटेगरी तो नहीं है। उन सभी का उपचार हम करा रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ कम करने के हिसाब से हमने ओपीडीज कायम की थी। धौलपुर में 13 और 8 अन्यत्र करीब 22-23 हम लोगों ने कायम की थी। इसके अलावा 16 मोबाइल ओपीडी और कायम की। आज मैं देख रहा था कि कुछ मोबाइल ओपीडी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में जा रही हैं, गांव में पहुंचकर उनका इलाज कर रही हैं, उनकी शंकाओं का निवारण कर रही हैं, निरंतर तौर पर घूम रही हैं। तो इन मोबाइल ओपीडी से और स्टैटिक जो ओपीडी बनाई हैं उनसे अस्पताल पर भीड़ कम हुई है, लोगों में विश्वास बढ़ा है। जिन लोगों में शंकाएं थी उन शंकाओं का निवारण हुआ है। और जब 20-22 हज़ार की तादाद में जो प्रवासी श्रमिक धौलपुर लौटेंगे तो उस टाइम इन मोबाइल ओपीडीज का बहुत बड़ा उपयोग रहेगा। दूसरा, मैं बताना चाहूँगा कि हमने आइसोलेशन फैसिलिटी और क्वारंटीन फैसिलिटी का भी इसके एंटिसिपेशन में बहुत विस्तार किया है और चिकित्सालय में जो हमारे मरीज प्राप्त हो रहे हैं उनका भी हमने इलाज किया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो श्रमिक आएंगे वो काफ़ी ऐसे क्षेत्रों से आ रहे हैं जो कि संक्रमित क्षेत्र है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के प्रमुख राज्य ऐसे हैं जहाँ से काफ़ी लोगों के आने की स्थितियाँ बनी हुई हैं और हमें इस बात की सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जब वो आएँ तो हम इस बात के लिए तैयार रहें कि वो संक्रमण हमारे क्षेत्र में ना फैलाए। हम लोगों ने ग्रामवार सर्वे कराया। आज की तारीख में हमारे पास ये डेटाबेस उपलब्ध है कि किस गांव से कौन व्यक्ति, उसका क्या मोबाइल नंबर है और वो किस गांव का है और आएगा। गुजरात के 3,326 व्यक्ति आ रहे हैं,
महाराष्ट्र के लगभग 2000 व्यक्ति, दिल्ली के 1600 आदमी, उत्तर प्रदेश के करीब 1150 आदमी, केरल से करीब 1081 आदमी। तो कुल मिला के बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में हमारे पास ग्रामवार डेटाबेस उपलब्ध है। कल मैंने राजाखेड़ा की विजिट की थी, आज मैं सरमथुरा जा रहा हूँ, वहाँ के एसडीओ को पाबंद किया है कि गांव-गांव में इस बात का विश्लेषण करा लें कि किस गांव में किस प्रांत का और किस जिले का आदमी आ रहा है, क्योंकि हमारे लिए देखना बहुत आवश्यक है कि यदि किसी गांव में गुजरात का आदमी आ रहा है, यूपी का आदमी आ रहा है, तो उनमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो किस जिले का है और वो जिला हॉटस्पॉट तो नहीं है। गुजरात के कुछ जिले जिसमें अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत शामिल है हॉटस्पॉट में, तो हम जब ये देख लेंगे गांव में कि उस गांव में मान लीजिए 100 आदमी गुजरात से आ रहे हैं, 100 में से अगर 10 आदमी इन अति संक्रमित क्षेत्रों से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में आगरा और लखनऊ से हैं, तो इन लोगों को हमने कहा है कि विशेष निगरानी एहतियात की जरूरत है। हम लोगों ने इसको रोकने के लिए बाकायदा श्रमिकों का एक आपात प्रबंधन की व्यवस्था की है। आपात प्रबंधन हम लोग इस रूप में करेंगे कि गांव में हमने ग्राम स्तरीय निगरानी दल आज से 1 महीने पहले बना दिए थे। मेरे 800 के आसपास गांव हैं। सरकारी एजेंसी के भरोसे ही सारा काम संभव नहीं होगा। गांव वालों से मैंने बात की, उनके निगरानी दलों से बात की, उनके कोर ग्रुप समितियों से बात की जो कि ग्राम पंचायत स्तर पर हैं, उनके वॉलंटियर ग्रुप से बात की। सभी लोगों से मैंने ये बात की कि क्या ये सरकार के स्तर पर ये संभव हो पाएगा। तो उन सबका विचार ये था कि साहब हम सब लोग मिलजुल कर एक संगठित टीम के रूप में प्रवासी श्रमिकों के आवागमन पर सारी व्यवस्थाएं करेंगे। सारा जो आगमन है 2 तरीके से होगा, या तो निजी वाहनों से लोग आएंगे अनुमति प्राप्त करके, अथवा ट्रेन का जो मूवमेंट हो रहा है उसके माध्यम से आएंगे। तो हम लोग ट्रेन के माध्यम से उनको लाएंगे। उनके आने पर उनको तहसीलवार गाड़ियां लगाएंगे, उसके बाद रूट के हिसाब से उनको हम ले जाएंगे। लेकिन गांव में ले जाने से पहले उनकी बाकायदा स्क्रीनिंग कराई जाएगी और जो लोग संक्रमित पाए जाएंगे अथवा जिनको प्रारंभिक लक्षण या सर्दी को खांसी की बीमारी पाई जाएगी, उन सबको हम आइसोलेशन की कार्रवाई कराएंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो प्रवासी श्रमिक लौट के आ रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। इस अवसर पर जो हमने दलों का गठन किया है, कोरोना वॉलंटियर ग्रुप्स धौलपुर, ग्राम स्तरीय निगरानी दल और ग्राम पंचायत के स्तर पर गठित कोर ग्रुप समितियां, इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज मैं सरमथुरा जा रहा हूं, बाकायदा मैं इनकी बैठकें कर रहा हूं। प्रथम चरण में जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था उनको मैंने सम्मानित किया। कल हमने वसई कार्य के 18 लोगों को सम्मानित किया, बाकायदा प्रशंसा पत्र देकर इस बात की तारीफ की। उनके द्वारा बहुत सारी जो व्यवस्थाएं की गई हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले किया गया है। आज मैं सरमथुरा जा रहा हूं। सरमथुरा में चंद्रावली गांव और एक और गांव है जिसमें कि लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया गया, उनकी टीम्स को हम सम्मानित कर रहे हैं। इनमें आपसी एक कॉम्पिटिटिव मोटिवेशन, प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी। इस बात का भी एहसास होगा कि उनके समर्पण और त्याग से धौलपुर का जिला जो संकट की संक्रमणकालीन स्थिति से गुजर रहा है उसका सामना करने में सफल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ग्राम स्तरीय निगरानी दल और वॉलंटियर ग्रुप्स के सहयोग से हमें इन 18,000 से अधिक लोगों की भीड़ को सकुशल रूप से ठहराने में सफल होंगे और इस बात में सफल हो पाएंगे कि वो संक्रमण की चेन को ना बढ़ाएं। दूसरा काम हमने ये किया है कि बाकायदा इनकी जागरूकता बढ़ा रहे हैं। मैंने 1 लाख से ज्यादा पर्चे छपवाए हैं जिसमें कि होम आइसोलेशन के तहत क्या सतर्कताएं बरतनी है, इसका उनको काउंसलिंग की जाएगी। जब ये लोग गांव में पहुंचेंगे तो स्क्रीनिंग की भी की जाएगी, साथ साथ इनकी काउंसलिंग भी की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण ये बात बताई जाएगी कि ये रोग छूने से होता है। अगर बर्तन भांडे छू दिए, कपड़े छू दिए, हाथ छू दिया, किसी सतह को छू दिया तो ये संक्रमण फैल सकता है। तो लोगों की जानकारी में इजाफा भी कर रहे हैं। मुझे बताते हुए किसी लोगों में जागरूकता पहले से ही बहुत ज़्यादा है और काफ़ी जो केसेज हुए ये पाया गया कि लोगों ने जब बाहर से उनके रिश्तेदार आए, भाई आए, उनको घर में नहीं घुसने दिया, चबूतरे पर रात पर बिठाए रखा, स्वयं अस्पताल लाए। सागरपाड़े में ये कहानी हुई, यही कहानी हमारी दारा सिंह नगर में हुई। लोगों में जागरूकता का स्तर बहुत है और हम लोगों की इस जागरूकता और हमारे प्रशासनिक जो तंत्र है जिसमें पुलिस शामिल है, मेडिकल डिपार्टमेंट शामिल है, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जांबाज शिक्षक शामिल हैं, अन्य विभाग के लोग शामिल हैं, आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम शामिल है। इन सभी के संगठित सहयोग से ही आज धौलपुर को हम बचा पाने में सफल रहे। आगरा में 550, 150 से ज्यादा केस, भरतपुर, मुरैना में भी केस की स्थिति काफी खराब है, मथुरा का भी एरिया उसमें भी स्थिति खराब है। तो इन सब में सफलता आम लोगों के सहयोग से ही हो पाई।
कल मैं राजाखेड़ा विजिट पे गया था। हम लोगों ने ग्राम स्तरीय जो अप्रवासी श्रमिक का जो प्रबंधन किया है, मैंने बता दिया आपको। इसके साथ साथ मैंने वहाँ के जो वॉलंटियर ग्रुप्स थे, उन ग्रुप से भी बातचीत की, उनसे मुलाकात की, उनको समझाइश की। वसई कार्य में वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वेद प्रकाश करदम, उस तरह उन लोगों को हमने सम्मानित किया। इन लोगों के कार्य की हमने सराहना की। हम ये चाहते हैं कि उनमें इस बात का विश्वास बढ़े कि उनके काम की बदौलत ही हम लोग आज सकुशलता से मौजूद हैं। ये जो बॉटम लेवल पे जो एजेंसीज मेरा काम कर रही हैं, चाहे मेडिकल हो, चाहे पुलिस हो, चाहे मेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, ग्राम स्तरीय दल हो, चाहे ग्राम पंचायत स्तरीय सतर्कता समितियाँ हैं, इनके सहयोग से हम लोग आज मौजूद हैं। मैं इस अवसर पर हमारे NGOs, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे सरपंच, हमारे पुराने सरपंच, हमारे और विधायकगण, इनकी भी तारीफ करना चाहूँगा कि उन लोगों ने भी जागरूकता में अपना पूरा योगदान दिया है। डोर टू डोर पेंशन का मैं इस अवसर बताना चाहूँगा कि एक अभिनव प्रयोग हमने शुरू किया। बैंकों में भारी भीड़ का देखते हुए हमने ये समाधान निकाला कि अगर भीड़ होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंड की अवहेलना होगी। तो हमने उसको देखते हुए जो काम शुरू किया, करीब 475 टीमें जो गठित की, उनके द्वारा 2 लाख से अधिक लोगों को 40 करोड़ रुपए की राशि पिछले 10-12 दिन में पहुंचाई जा चुकी है, जो हमारे लिए गर्व का विषय है। इसी तरह से नरेगा के कामों पे भी हमने पिछले पखवाड़े में करीब 20,500 की लेवल लगाई थी। हम इसको अगले 10-15 दिन में, 20 दिन में करीब 45 से 50,000 पहुंचाने का मानस रखते हैं। कल मैंने बाकायदा बैठकों का आयोजन किया है अधिकारियों की, और उनको भी समझाइश भी की है, कुछ विभागों की खिंचाई भी की है। मैं उम्मीद करता हूं हम इस बात में सफल रहेंगे कि धौलपुर की आम जनता को इस संकट की इस घड़ी में आय और रोजगार के साधनों से वंचित नहीं होना पड़े। आज मैं सनोत्रा की विजिट पे जा रहा हूं। बथुआ खो की हमारी चौकी है, उससे बहुत कुछ ट्रैफिक गुजरने का हमारा अनुमान है। कल मैंने अधिकारियों को भेजा था, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी गई हैं, वहाँ बिजली पानी चाय का इंतजाम कर रहे हैं। बिजली की लाइन की कुछ समस्या है, उसका भी हम निराकरण करने के SDO, डिप्टी SP, CO, जिला परिषद, इन सबको मैंने पावन किया है। और हम लोग जो ग्राम स्तरीय निगरानी दल, कोर ग्रुप, वॉलंटियर्स, इनकी जो एजेंसी है उसके माध्यम से भी जब ये आवागमन बढ़ेगा तो उसको हम नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके 4 मूल भाग हैं। पहली बात है कि हम सैंपलिंग की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, रैंडम सैंपलिंग पे जोर दे रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि कोई समाज का ऐसा वर्ग, तबका और कोई ऐसा क्षेत्र ना रह जाए जिसमें कि संक्रमण फैल रहा हो और हमारे ध्यान से दूर रह जाए, तो उसको हम देख रहे हैं। दूसरा, मूल संक्रमित व्यक्ति की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की बहुत विस्तार से अंदर जा रहे हैं। इसके लिए पुलिस विभाग की सहायता से हम कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकाल रहे हैं। तीसरा, हम आम जनता से अपील भी कर रहे हैं कि ये रोग उनको मारता है जिनकी इम्यूनिटी लेवल कमजोर है या जो हाई रिस्क कैटेगरी में, तो लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता में विस्तार करें, योगा करें। मैंने भी आजकल योगा का आरंभ किया है और बड़ा अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है कि कई बार क्या होता है कि आदमी को छोटी मोटी तकलीफ होती है और झट से उसको वो कोरोना से जोड़ लेता है, मानसिक दबाव में आ जाता है। मैं कहता हूं कि अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रहेंगे तो आप सकुशल रहेंगे, और आप सकुशल रहेंगे तो दूसरों को सकुशल रखने में आप सक्षम रहेंगे। चौथा, मैं कहना चाहूँगा कि जीवन शैली में बदलाव की बहुत आवश्यकता है। हमें लंबे समय तक इस वायरस के साथ रहना पड़ेगा जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाए। डिस्टेंस लर्निंग, टेलीमेडिसिन, टेली हेल्थ, इन सब चीज़ों को हमको बढ़ाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, हाथ धोने की वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। बचाव ही एकमात्र उपचार है, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं उन्हें धौलपुर की आम जनता का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस व्यवस्था में पूर्ण रूप से हमें सहयोग दिया है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि कुछ YouTube चैनल्स के द्वारा अपनी सीमाएं और मर्यादाओं को त्याग कर अतिरंजित समाचारों का प्रकाशन किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में इस बात को तय किया कि कोरोना संक्रमण की घड़ी में उत्तेजना पूर्व समाचारों का प्रकाशन लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। उन लोगों के द्वारा अपने को DPR में रजिस्टर भी नहीं कराया है, तो मैं समग्र स्थितियों का विश्लेषण कर रहा हूँ। आजकल में हम कोई निर्णय लेंगे और ये संभव है कि इनको संक्रमण काल की अवधि के लिए इनके प्रसारण से इनको प्रतिबंधित कर दिया जाए। जिस प्रकार से खबरों का प्रकाशन हुआ, जिस प्रकार की अतिरंजितता हुई, एक बात देखने को मिल रही है कि
केवल टीआरपी बढ़ाने के मकसद से आम जन के मानसिक स्वास्थ्य के वो खिलवाड़ कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इस बात को कहा था कि न केवल हम कोरोना के संक्रमण को फेस कर रहे हैं, इस पेंडेमिक को फेस कर रहे हैं, एक इन्फोडेमिक को और फेस कर रहे हैं, जिसका अभिप्राय है इन्फोडेमिक का समाचार पत्रों के द्वारा ये जो हमारे न्यूज चैनल्स के द्वारा, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और यूट्यूब का जो टेक्नोलॉजी मीडिया है उसका इस्तेमाल करके जर्नलिस्टिक कंटेंट उस पर डाल रहे हैं, जो इसकी इन प्लेटफॉर्म्स की मंशाओं के अनुरूप नहीं है। तो उस सब का हम उल्लंघन कर रहे हैं और एक लीगल ऑर्डर, इंडियन एपिडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो जिला कलेक्टर को इंसिडेंट कमांडर की हैसियत जो शक्तियां प्रदान की गई उसके आदेश पर पारित करेंगे। मैं फिर उनको सावचेत करना चाहूंगा कि इस कोरोना की जंग में ऐसा समाचारों का प्रकाशन ना करें जो उनके मनोबल को उत्साहित करता हो, मनोबल को तोड़ता हो, मनोबल पर विपरीत प्रभाव डालता हो। सस्ती लोकप्रियता हासिल करके चैनल की टीआरपी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन संक्रमण काल में जान को जोखिम में डालकर जो लोग अपना प्रयास कर रहे हैं उनका मनोबल को हतोत्साहित करना बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। शुक्रिया।